हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये साइंस का लेक्चर, जीएस का लेक्चर, करंट अफेयर का लेक्चर, साइंस न्यूमेरिकल का लेक्चर और स्टैटिक जीके का लेक्चर। मतलब सब इसी में है, ठीक है। टोटल जो आपके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं वो किसी भी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। ये ज़्यादातर आप ग्रुप डी के जो एग्जाम्स लगे हैं उसमें तो ये रामबाण है, क्योंकि इसमें दो चार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं जो आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट देंगे आपके ग्रुप डी में, ठीक है। किसी किसी सेट में आपने देखा है कि 4 से 5 भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और किसी किसी में 1 से 2 और किसी किसी में कभी कभार कभी है, मतलब हर न्यूमेरिकल में 2 से 3 तो हैं, किसी किसी में 5 भी हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। 1280 तक क्वेश्चन हो चुके थे, 1281 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1281 में कहा जा रहा है, दांतों का टूटना तब शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच जो है डैश इतना मतलब होता है, कितना दांतों का। देखो वैसे तो सामान्य तौर पर जो लार होता है, जो हमारे मुंह में लार पाई जाती है, तो लार का जो पीएच मान होता है वो ध्यान रखना है 6.5 होता है। कितना? लार का जो पीएच मान है वो 6.5 है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये 5.5 से कम हो जाता है तो फिर भाई ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। उस स्थिति में दांतों का टूटना तय हो जाता है। जब लार का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो जाएगा तो फिर टूटना तय हो जाएगा। और ध्यान रखना है, लार में एक टाइले एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुंह में जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ध्यान रखना है, स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। कौन? जो लार में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम टाइलिन है। तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर आप कहना मुख से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, वो कहाँ से होता है? मुख से। और बता दें कार्बोहाइड्रेट का कितने प्रतिशत पाचन होता है, तो 30% जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख में ही पाचन हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात है तो बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आपकी वसा में है, फिर कार्बोहाइड्रेट में है, ऐसे करके बढ़ी रहती है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पीएच वैल्यू तो 5.5 से कम रहेगा तो दांत टूट जाएंगे है। और रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। कितनी? 7.4 रक्त की पीएच वैल्यू होती है। आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो दांत हैं, दांत की बात कर रहे हैं, तो अगर दांत टूट गए हैं तो दांत की अगर आप बात कर रहे हो तो एक पेज ले लें, फिर हम आपको समझा देते हैं कि दांत का सिस्टम क्या है। दांत की अगर बात करोगे तो दांत किसके बने होते हैं? दांत जो आपके बने होते हैं वो आपके बने होते हैं कैल्शियम के। क्या? कैल्शियम के। और कितने परसेंट कैल्शियम पाया जाता है, तो ध्यान रखना है, दांतों में जो कैल्शियम पाया जाता है वो आपका लगभग में 98% पाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम का जो कार्य होता है, कैल्शियम का जो कार्य रहता है वो रहता है दांतों को जो है, मतलब कैल्शियम का कार्य रहता है जो है मजबूती प्रदान करना, ठीक है। क्या? मजबूती प्रदान करना। तो ये एक दांत मान लेते हैं, अपना एक दांत है। और ये दांत जो है किसका? कैल्शियम का बना है। इसमें 3 जो है परतें होती हैं। कितनी? 3 रहती हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर की परत है कुछ इस हिसाब से यहीं से आएगी ऐसे। कुछ जो सबसे ऊपर की परत है जो वाइट वाइट दिखता है, इसको इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनेमल कहते हैं। ध्यान रखना है, इसको इनेमल कहेंगे। और ये अपने शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है इनेमल, ठीक है। ध्यान रखना, इनेमल। इसके भीतर पाया जाता है डेंटाइन जो हल्का पीला पीला सा रहता है। और इसके अंदर पाया जाता है जिसको पल्प कहते हैं। तो 3 भाग होते हैं। और पल्प से हमारी जो है खून वाला जो सिस्टम है वो पल्प से जुड़ा रहता है। कभी कभार जब हम लोग मंजन नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है जम जाता है यहाँ पर। और ये जमते जमते ऐसे हो जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमते जमते में ये यहाँ पल्प तक पहुँच जाता है तो मंजन ना करने कारण इसको कैविटी कहते हैं। तो कैविटी बन जाती है, क्षरण होने लगता है, गुहा में क्षरण होने लगता है तो दांत काला पड़ के नीला पड़ के टूट जाता है, ठीक है। और दांत टूट जाएगा तो लग भी जाएगा, लेकिन वो पोर्सलिन के दांत होते हैं जो कृत्रिम दांत लगाए जाते हैं। पूरा एक नीचे से ढक्कन रहता है, ऊपर से उसको फिट करके लगा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपसे, जीएस से है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नदी के तट पर तो सभी लोग जानते हैं, तो फिर ये राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा?
अहमदाबाद बसा हुआ है साबर नदी के तट पर, और एक साबर आश्रम भी है, वो जो गांधी जी का संपर्क था उससे, तो उसकी जो स्थापना हुई थी अहमदाबाद के साबर नदी तट पर जो है साबरमती का आश्रम है, वो 1916 में उसकी स्थापना की गई थी, जब गांधी 1915 से आए थे दक्षिण जो है अफ्रीका से। ठीक, ध्यान रखते हैं। और लोथल में जो है एक जगह है अहमदाबाद में एक जगह है लोथल, और लोथल जिला के भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है, लोथल जो है अहमदाबाद जिला के भोगवा नदी के तट पर है। कई बार लोथल तो काफ़ी चर्चा रहता है ना, हिस्ट्री का लोथल बंदरगाह, पुराना बंदरगाह है ना। सूरत जो है, ये जो सूरत है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। किस पर, ताप्ती नदी पर स्थित है सूरत, ध्यान रखना है आपको। और जो ये बड़ोदरा है, तो बड़ोदरा में जो है रेल रेल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बड़ोदरा में क्या है, गुजरात के बड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और भावनगर दिया गया है, भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है। ये भावनगर जो है इसमें केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है भावनगर में। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो बुक्स है, ये बुक आपकी वही रुक्मणी प्रकाशन की है, उसी से जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे विभिन्न एग्जामों में और रेलवे में खासकर, तो उसी से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से आपको डेली का डेली देखते चले जाना है, क्योंकि इसका डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, और इसका डिटेल आपको हमसे लेते रहिएगा आराम से, जितना जब तक हम आपको दे रहे हैं आप जीएस इसको पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर भला होगा। चलिए देखते हैं। कहा गया है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP, भार को W से लिखते हैं, और P मतलब हो जाएगा पोल, पोल को ध्रुव से लिखते हैं, WE मतलब इक्वेटर लिखते हैं, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको WE कहा गया है। तो कह रहे हैं किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE, यदि पृथ्वी घूर्णन करना रुक जाए तो क्या होगा, WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो WP है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है जब पृथ्वी घूर्णन रुक जाए तो W पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने से विषुवत रेखा पर वस्तु का भार घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जबकि ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये पुराना सा क्वेश्चन है, जब 2018 में पेपर हुआ था उस समय सुमित्रा महाजन थी, लेकिन अब आप इस समय ओम बिड़ला को याद रखिएगा। क्या, ओम बिड़ला हैं, ओम बिड़ला इस समय जो है लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला आप ध्यान रख सकते हो, ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला है इस समय अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है का नाम क्या है। तो 2019 तो निकल गया है, तो इसरो जो है सूर्य का मिशन का आदित्य L1। आदित्य किसका नाम है, आदित्य नाम है सूर्य का, किसका नाम है, आदित्य नाम है सूर्य का, इसीलिए इसरो कौन सा मिशन चला रहा है, आदित्य L1। ठीक है, और ध्यान रखना है, और जो इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर आपसे बता दें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, और इसरो के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये देखो वर्तमान करंट से मैं जोड़ रहा हूँ, वर्तमान के जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान, और डॉक्टर के सिवान को जो कौन सा अवार्ड मिला है, तो वान कर्मन अवार्ड मिला है, जो अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, तो वान कर्मन को मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, चंद्र का जो है इसको आप ध्यान रख सकते हो, इसरो का हेडक्वार्टर वही हो जाएगा इसरो में। और इसरो की स्थापना बता देते हैं 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना, और इसी का एक बहन टाइप में है, भाई टाइप में है DRDO। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO बहुत काम करता है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हो। एक बता दें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। एक जो है चांदीपुर उड़ीसा को ध्यान रखना, चांदीपुर से जो छोटी छोटी जो है चीजें हैं वहां से लॉन्च की जाती है, वहां परीक्षण किया जाता है, चांदीपुर उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। वाह क्या सवाल है, मतलब बेसिक से बिल्कुल कक्षा 2 वाला सवाल पूछ रहे हैं। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को हम लोग CA से लिखते हैं, तो ये कैल्शियम है, तो इसमें तो 2 अक्षर हैं, तांबा
तांबा को कॉपर Cu से लिखते हैं, कार्बन कार्बन को C से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। बताओ किस में एक अक्षर है, तो C क्लोरीन सॉरी कार्बन में एक अक्षर है तो क्या कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात हो गई। और बता देते हैं इसके बारे में जानकारी जो आए हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कार्बन में जो है इस अच्छा कैल्शियम जो है, कैल्शियम का आप ध्यान रखना, कैल्शियम 20 पर होता है और कॉपर 29 पर होता है। परमाणु क्रमांक बता रहा हूँ। कार्बन जो है आपका कितने पर होता है, 6 पर होता है। और क्लोरीन कितने पर होता है, क्लोरीन 17 पर होता है। आप ध्यान सकते हो सबसे ज़्यादा तत्व किसके हैं, कार्बन के मौजूद हैं, ठीक है, पृथ्वी पर। ये आप ध्यान रख सकते हो। ये तत्वों का जो संकेत है, जो जर्मन वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, उन्होंने इसको विकसित किया था कि आप उसका पहला अक्षर ले सकते हो या उन दोनों के अक्षर को मेल का प्रयोग कर सकते हो। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का पहले Cl ले लिया, क्लोरीन कार्बन से बनता है तो कार्बन का पहला अक्षर C ले लिया। तो इस प्रकार से जो ये सिस्टम बताया था, ये जो है जर्मन वैज्ञानिक कौन थे, जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने इस चीज को बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इनकी पुस्तक काफ़ी प्रचलित रहती है तो आप इनको ध्यान में रखें, ये काफ़ी अच्छे भी राइटर हो चुके हैं। तो आपसे पूछा गया था एक एग्जाम में, ऐसे कौन से राइटर हैं जो जो है पहले इंजीनियर हुआ करते थे, तो चेतन भगत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो भारतीय जो है संविधान का जो चौथा अध्याय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। आप इसको जरूर ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। जो पहला भाग है वो भारतीय सीमा, दूसरा नागरिक, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो 36 से 51 का तक है, यानी कि 51 ए तक हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। जो है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो आप उस देश का भी नाम रख सकते हो। उसका नाम जो रहेगा आयरलैंड हो जाएगा। क्या, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और बात करते हैं, जो ये संसद है, संसद को आर्टिकल नंबर 79 में रखा गया है। एक ट्रिक बता देते हैं जिसका नाम है सरल। क्या, सरल। सरल से ध्यान रखना है, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो संसद को कैसे याद कैसे करेंगे, 79, 80, 81, सरल। 79, 80 मतलब 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो इसे भी ध्यान रख सकते हो, सरल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। और है कि जो भारतीय जो भाग 4 है सामाजिक आर्थिक, इसे भाग 4 को संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दिया गया प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो प्रतीक दिया है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आप इसमें एक आइडिया भी लगा सकते हो। इसमें एक बूंदी है और एक बिंदु जो है मतलब कुछ दर्शा रहा है एक जैसा, तो हाइड्रोजन एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। इसमें न्यूट्रॉन भी एक ही होता है। और साथ ही साथ हम बता दें आपको कि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी एक होता है, 1.008 करके होता है, मतलब वो एक ही माना जाता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसको आवारा तत्व भी कहते हैं, ध्यान रखना है। और ये सभी तत्वों से हल्का भी है। ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत H है, आप सभी ने देख लिया। और इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, और हम बता दें आपको इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और बता दें ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो हाइड्रोजन ही है और दूसरे नंबर पर हीलियम है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2017 को भारतीय, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। C8 इंटरनेशनल अवार्ड, ये भी अपने से कोई लेना देना नहीं है। और महाबलेश्वर को सेल 2016 में साहित्य के सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो 2016 का सरस्वती सम्मान पूछ रहे हैं, तो 2016 का सरस्वती सम्मान हमें क्यों याद करना है, हम तो 20 का याद करेंगे। तो 20 का आप ध्यान रख सकते हो। सरस्वती जो है सम्मान जो है 29 नंबर का था 2020 में जिनको मिला है, उनका नाम है वासुदेव माही। 29 नंबर का सरस्वती सम्मान मिला है, उनका नाम है वासुदेव माही। उनकी जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है चेकबुक। और ध्यान रखना ये सिंधी लेखक थे। क्या, सिंधी। वासुदेव माही किस बुक के लिए, सिंध। जैसे इसमें कोंकणी, तुल्लू, मराठू ऐसे सब पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये सिंधी थे। कौन से, सिंधी थे। सरस्वती जो है सम्मान मिला है 29 नंबर का वासुदेव माही, चेकबुक के लिए सिंधी लेखक हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा की विक्रय और क्रय के संदर्भित है। तो ध्यान रखना है इसमें आपको कि जो ये है सरकारी प्रतिभूतियां, क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस आरबीआई जो है, आरबीआई आई है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई है, तो आरबीआई को आप ध्यान रखना। इसकी वही जो है
1935 के अधिनियम जो आया था उसी के अंतर्गत आरबीआई जो बनी थी। इस समय आरबीआई के अध्यक्ष कौन है आप बताइएगा, ठीक है। आरबीआई के अध्यक्ष कौन थे आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहाँ पर है, ये बी है। Na2 यानी कि 1294 का आंसर हो जाएगा Na2CO3। ये सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का है। अगर सोडियम बाई कार्बोनेट आ जाए तो यहाँ पर एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान रखना है, एच आ जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट में, ठीक है। फिर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। फिर ये NaH हो जाएगा, क्योंकि फिर दो एन की जरूरत नहीं होगी, तो सोडियम बाई कार्बोनेट लिखे दे रहे हैं NaHCO3। और बाई लगा है तो बाई घर में काम करती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा। और इसको सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको धावन सोडा कहते हैं, आप ध्यान रखना। सोडियम बाई, और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है वो। एक होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaO, क्या CaO, सॉरी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक होता है CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इन सभी को याद रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले हैं उनको आप ध्यान रखना। आज जितने बताए हैं आप उस आवाज़ को सुनकर और हमें बता सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो कब प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद हो तो 1869 समथिंग कुछ आपको याद होगा। 1869 में, तो 69 में एक दो और जोड़ दो तो 71 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाशित होने में कुछ टाइम लगता है। इन्होंने 1969 में आवर्त सारणी तैयार की थी, ठीक है। किसने, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, चलो पहले एक क्वेश्चन छूट गया उसको देख लेते हैं। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा। शेरशाह द्वारा रुपया चलाया गया था, जो आज भी चल रहा है और जो मुगलों ने भी जारी कर रखा था। शेरशाह सूरी द्वारा क्या चलाया गया था, रुपया। तो रुपया शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था, जिसको जो है बाद में मुगलों ने भी यही चलाते रहे, ठीक है। शेरशाह ने सूरी ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। वो 4-5 साल रहा, 39 से 56-55 तक, तो उसने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। ध्यान रखना, उसने चांदी के जो सिक्के थे उनको चलाया था। और शेरशाह ने जो है चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के भी सिक्के चलाए थे। और ध्यान रखना है, विंसेंट स्मिथ ने शेरशाह के रुपया को भारत में आधुनिक मुद्रा का जनक कहा है। ध्यान रखना, क्या, जो विंसेंट स्मिथ हैं इन्होंने शेरशाह की जो रुपया मुद्रा है इसको क्या कहा है, भारतीय मुद्रा, आधुनिक मुद्रा का जनक इसे कहा है, ठीक है। और एक शाहजहां थे व्यक्ति, आप जानते हैं सभी लोग शाहजहां, तो इन्होंने आना सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, इन्होंने आना सिक्का चलाया था। और मोहर किसने चलाई थी, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का हुआ करता था मोहर। तो आदमी लोग कहते हैं क्या तुम्हारे पास मोहरें रखी हैं क्या, तो मोहरें मतलब मोहर, तो सबसे बड़ा सिक्का हुआ करता था। एक व्यक्ति था इल्तुतमिश, जो है दिल्ली सल्तनत का जो भी है बड़ा मतलब सबसे पहला, तो टंका, इसने टंका चलाया था। टंका चांदी का सिक्का हुआ करता था। और जीतल जो है इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, ठीक है। आप इसको इतना ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसका राइट आंसर तो हो चुका है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, जर्मन में पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो ये 71-72 बहुत क्लोज दिए गए, तो इसका राइट आंसर जो है 72 है। तो याद रखना भाई, इसका राइट आंसर 72 है। तो 1869 में तो इसने मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, तो यहाँ पर कलेक्ट करना 1872 रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। और बता दें, आपको कई बार बता भी चुके हैं, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो मतलब जो आज भी कुछ इस तरीके से चलती है ये। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप में धातु हैं, फिर उपधातु हैं, फिर अधातु हैं। इधर होते वर्ग, ऐसे वर्ग चलते हैं। तो कितने वर्ग थे, 9। और इधर कितने थे, 7। तो इनकी गुणा करना थोड़ा, 9 7 63। इसका मतलब उस समय कितने तत्व खोजे गए थे, 63 तत्व खोजे जा चुके थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869, आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले की है। किसकी है, मोजले की। और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी कब आई थी, 1913 में आई थी। कब आई थी, 1913 में, आप ध्यान रखना। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाई गई है, ये भी आप ध्यान रखो।
तो ये जो 97 क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इससे कोई लेना नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ओके, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2015-16 के राष्ट्रीय एकता जो है 30वें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 15-16 का पूछ रहा है। इस बार का हम आपको इंदिरा गांधी पुरस्कार बता दे रहे हैं कि इस बार का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है। सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। सर डेविड जो है दिया गया है, ठीक है, सर डेविड को दिया गया है। सर डेविड एटनबरो जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार, और इन्हें शांति के लिए दिया गया है। तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी जो 2020 का पुरस्कार है वो सर डेविड को दिया गया है शांति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2018 से पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तब भी थे आज भी हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ध्यान रखना है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए 5 नदियों का समूह कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है न्यूमेरिकल है, तो इसको लगाना पड़ेगा। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत जो है की जाती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो ध्यान रखना है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। और 1 किलोवाट में, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं, 1 किलोवाट में ही 3.6 गुणे 10 की घात 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। क्या होता है, जूल। क्यों, क्योंकि हमको इसमें आंसर कह रहे हैं कि परिवर्तित किया जाए तो, यदि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो 1 किलोवाट में कितनी जो है होता है, तो 3.6। ठीक है, कितना होता है, 3.6। लेकिन हमको क्या करना है, अच्छा 1 किलोवाट को 1 यूनिट कह सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 1 यूनिट में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट को 1 यूनिट, और 1 किलोवाट में इतनी जूल, तो 1 किलोवाट को हटा दें, 1 यूनिट फिर शिफ्ट कर दें। और हमें बताना है कि 5 दिनों में 100 यूनिट हो चुकी हैं, 100 इकाइयों की खपत हो चुकी है, तो जूल में कितना होगा। तो 1 यूनिट में इतना, और 100 यूनिट में कितना, 100 से गुणा करना है। 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, तो 10 की घात 6 तो पहले था, 2 और लगा दो, तो 3.6 गुणे 10 की घात 8 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देख लो आप सर, वो आंसर सही होगा जिसका मतलब है 3.6 गुणे 10 की घात 8 जूल। तो यहाँ पर 306 गुणे 10 की घात 8 जूल बिल्कुल सही। ए ऑप्शन ही बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। ओके, हटा देते हैं इसको, ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है जो है, ये तो निम्नलिखित में से किसने रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया था। तो उस समय पुराना क्वेश्चन है, वो नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान रखना है, कहाँ, नरेंद्र मोदी ने इसका किया था, और डीआरडीओ ने इसको बनाया था एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को। तो ये आप ध्यान रखते हो, पुराना क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन है, योनि डैश डैश की ओर जाती है। तो योनि जो है गर्भाशय, तो गर्भाशय की ओर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो, इसका गर्भाशय ग्रीवा है, तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें तो हो जाएगा योनि गर्भाशय की ओर जाती है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना इसमें से ग्रीवा है या ग्रीवा हटाना है गर्भाशय। तो हम थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं, इसको आप एक बार चेक कर लेना, ध्यान रखना है। ओके, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा गर्भाशय भी दिया गया है, गर्भाशय ग्रीवा भी दिया गया है, और गर्भाशय भी दिया गया है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर क्या होता है, आम जो है पढ़ाते नहीं, तो इतना ध्यान भी नहीं दे पाता है, और हमने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ईमानदारी से बता रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर जो वजन होता है वो W यानी कि भार बराबर क्या होता है, यम गुणे जी। क्या होता है, यम गुणे जी। अब यम कितना है, 20 किलोग्राम है ना, 20 किलोग्राम, और जी कितना, 10, तो 20 गुणे 10 200 न्यूटन। और भार को हम लोग, भार एक प्रकार का बल होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन है। किलोग्राम बॉल लोग लगा सकते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। समझने वाली बात तो यही है, समझने वाली बात तो यही है कि किलोग्राम नहीं रखना है, क्योंकि भार एक बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। और जो जी का मान है, चाहे तो पृथ्वी से ऊपर जाओ, जो स्मॉल जी है उसका मान चाहे पृथ्वी के ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ हमेशा घटता है। ओके,
तो फटाफट और क्वेश्चन रह गए, उनको भी देख लेते हैं। 21 फरवरी 2018 को भारत ने अपनी स्वदेशी विकसित परमाणु मिसाइल जो है पृथ्वी-2 का रात्रि परीक्षण किया। इस परीक्षण में रेंज क्या, तो कहाँ पर किया गया था, तो ये उड़ीसा में किया गया था, ध्यान रखना कहाँ, उड़ीसा में, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 है। अगला क्वेश्चन है, मध्यता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगी। अब आप मध्यता नहीं समझ पाओगे, मध्यता की अंतरराष्ट्रीय इकाई हो जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसको त्वरण कहते हैं, ध्यान रखना। जो त्वरण है, अगर वो त्वरण निगेटिव हो जाए तो उसका नाम ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदता कहते हैं। तो आप ध्यान रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी पहले भी यूनिट आ चुकी है, अभी भी आ चुकी है, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है, तो ये प्रोपेन है। क्या, इसका राइट आंसर प्रोपेन हो जाएगा। और एक होता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है, सी लिखना है फिर एच लिखना है, एन यहाँ भी लगाना है और यहाँ लगाना है 2n, ठीक है, और इसमें +2 लगाना है। तो ये एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, ये एल्कीन का है CnH2n-2, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। तो पूछा जाता है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। जैसे आप देखो, अगर आपको बताना है मेथेन, तो मेथ किसको कहते हैं, कार्बन, एक कार्बन को मेथ कहते हैं। तो C1 लेंगे यहाँ पर C1, और यहाँ H2, मतलब n का मान 1 है तो 2 1 2 और 1 4, तो C1H4, और 1 को लिखते नहीं तो CH4 क्या हो जाती है, मेथेन हो जाता है, क्योंकि एन लगा है ना, मेथ होता है और इसमें लगाना ए, तो मेथेन। अगर आपको एल्कीन में जाना है तो आपको इस फार्मूले में लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा मिथीन, मिथाइन, ऐसे करके चलता है। तो ये फार्मूला याद करना, कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ ले तो। ओके, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं, आपसे मुश्किल ही पूछा जाए, क्योंकि उस समय जो है तेलंगाना 2 जून 2014 से अलग हुआ था, इसीलिए ये पूछा जा रहा है। बाकी इसकी कोई खास इतनी वजह है नहीं, क्योंकि करंट अफेयर का मुद्रा है हो गया। ध्यान रखना है, जो कृष्ण जो है मृग है, ये राजकीय है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 से जो है तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है प्रस्तावित, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। तेलंगाना की राजधानी वही हैदराबाद हो जाएगी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आंध्र प्रदेश का, वो तो हो गया। अगला है, डैश गैस को उपयोग चिप्स की ऑक्सीकृत होने के लिए बचाव किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन गैस है, ध्यान रखना। जब आप जो है चिप्स लेते हैं तो आप उसको फूला हुआ मिलता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हवा भरा हुआ दे दिया, बाकी इसमें चिप्स तो है ही नहीं, आलू तो है नहीं, हवा भर के दे दी, ठग लिया। ऐसा नहीं है भाई, वो नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे कि आपके वो जो चिप्स हैं वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो महीने 2 महीने 3 महीने 4 5 6 महीने रखे रहते हैं, तो अगर उनको उसमें कुछ सिस्टम बनाएंगे नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग खाते हैं बिल्कुल ऐसे कुरकुरे एकदम बढ़िया से निकलते हैं, उसमें कुछ नहीं फर्क होता है। क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए आप ध्यान रखना। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर कर नहीं करता है, तो विस्थापन पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो कार्य जो है द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, आरोपित बल पर है, बल और विस्थापन के बीच भी कोण है। अगर कोण बनाओगे 90 डिग्री तो आपका कार्य 0 हो जाएगा, दिख नहीं रहा है, हाँ अब देखो। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ध्यान रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन को। ओके, अगला है कि डैश डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, ये क्वेश्चन 3 4 बार आ चुका है। तो दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित की थी दिल्ली से दौलताबाद। तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और ध्यान रखना है अपने को ये सारे क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और भी आप ध्यान रख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।